का बतावे का लुकावे के बाद फैसला सरकार करी, लोग अझुराइल रहो, ऐसने मुद्दा सियासत तैयार करी। बिहार में उनके फैसले को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं एक बड़ा हर्डल जो है वो पार करने की जिम्मेवारी अब सम्राट चौधरी की है। अमित शाह के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी यदि बांकीपुर की सीट लूज कर जाते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर उससे भी बड़ी स्ट्रेटजी के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और इनसाइड स्टोरी में हम आपके सामने जो आज कहानी लेकर के आए हैं, ये कहानी नहीं, बिहार के साथ साथ देश के मुस्तकबिल को बदलने के लिए अपनी एक अलग पहचान दे सकता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप लगातार जीतते जाते हैं तो आपको हार से डर लगने लगता है, और वास्तव में यह हकीकत भी है कि जीतने वाले को हार से डरना भी चाहिए, क्योंकि एक अंतिम ऊंचाई होती है जहां से आपके हारने के संभावनाएं बढ़ जाते हैं। जैसे ऊंचाई से आप नीचे ही आ सकते हैं, ऊपर और जा नहीं सकते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भले ही देश भर में चाहे माहौल जिस तरह का भी हो, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जितना मजबूत कर ली हो, लेकिन आज भी इन सब के बावजूद कि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदना, तोड़ना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। हालांकि बांकीपुर की जब नाम लेते हैं आप, तो बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव की जैसे जैसे चर्चा तेज हो रही है, वैसे वैसे ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल भरा काम होता नजर आ रहा है। ये टफ काम हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो परिस्थितियां बन रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा के साथ जुड़ी हुई है, और अगर ये प्रतिष्ठा बच जाती है तब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बगल में चुनाव होने वाले हैं 2027 में उत्तर प्रदेश में, वो उसके काम आ जाएंगे। लेकिन दो लाइनों से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि का बतावे अकाल लुकावे के बाद फैसला सरकार करी। का बतावे का लुकावे के बाद फैसला सरकार करी, लोग अझुराइल रहो, ऐसने मुद्दा सियासत तैयार करी। विभिन्न तरह का मुद्दा आप देख रहे होंगे कि चल रहा है। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने को लेकर के खेमेबाजी हो रही है, बिहार में उनके फैसले को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वहीं एक बड़ा हर्डल जो है वो पार करने की जिम्मेवारी अब सम्राट चौधरी की है, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना सम्राट चौधरी के लिए ये शायद पहला चुनाव होगा। और बांकीपुर का चुनाव और दिलचस्प इसलिए भी हो गया है कि इसमें प्रशांत किशोर, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही हमने आपको बताया भी था कि प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जगहों पे कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं कि बांकीपुर की लड़ाई बड़ी लड़ाई है, इस लड़ाई को अगर जीत गए तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सबसे टॉप पे बैठे हुए नितिन नवीन, जिनकी ये सीट थी, जिन्होंने रिजाइन किया है, नए बिहार के मुख्यमंत्री, और उससे भी बड़ी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह के लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनाक स्थिति होगी यदि बांकीपुर की सीट लूज कर जाते हैं। बात इतनी ही नहीं है, इस बात को अगर जोड़ घटाव करके देखा जाए तो बांकीपुर का समीकरण भी कुछ अलग है। हमारी बातचीत हो रही थी, एक पत्रकार है उनसे, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक अलग आकलन है, लेकिन प्रशांत किशोर उससे भी बड़ी स्ट्रेटजी के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। यहाँ की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें, हालांकि इस बात को लेकर के हमने कई बार सवाल पूछे प्रशांत किशोर से कि मुझे उम्मीद तो कम है कि आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यदि आप लड़ते हैं तो आपका समीकरण क्या होगा। हालांकि प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटजिस्ट रहे हैं, इसलिए वो इतना जल्दी तो अपने पत्ते खोलेंगे नहीं, लेकिन जिस तरह का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था उससे साफ लग रहा था कि प्रशांत किशोर के पास कोई ना कोई ऐसी कुंजी जरूर है जिससे वो बांकीपुर की चाबी ताला को जो है वो खोलना चाहेंगे। और ये ताला अगर खुल जाता है, जो कि आपने सुना भी होगा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के पास क्या विकल्प है, विपक्ष के पास क्या विकल्प है, विपक्ष देख चुका है कि किस तरह से वो एक एक करके समाप्त होते जा रहे हैं। यहीं पर वो बात भी याद आ जाती है जो जेपी नड्डा ने कहा था कि क्षेत्रीय दल, छोटे दल
या तो विलीन हो जाएंगे या विलय कर जाएंगे। स्थितियां लगभग वही चाह रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव के बाद से फिर बड़ी तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर चुकी है और कई राज्य में उसने अपना झंडा परचम लहराया। जिस राज्य को कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए असंभव है, उस पश्चिम बंगाल में भी अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत कंफर्टेबल सरकार है। बात इसके अलावे जो शुरू हो रही है उसमें, चूंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा था कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, यहां से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ने की बात की और वो चुनाव नहीं लड़े। लेकिन बांकीपुर वाला जो हर्डल है, बांकीपुर वाला जो मैदान है, इस मैदान पर अगर वैभव सूर्यवंशी की तरह वो मैदान में उतरे और चौवा छक्का से शुरुआत करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं सबके लिए शॉकिंग होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं प्रशांत किशोर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस कॉन्फिडेंस में है कि वो लगातार इस सीट पर जीतती आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ भी कई ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं अब देखने को मिल रही है। दबे जुबान में ये बात कही जा रही है कि प्रशांत किशोर यदि मैदान में उतरते हैं तो यहाँ वोटों का जो बंटवारा है वो बड़ा ही अजीबोगरीब हो जाएगा। हालांकि यहाँ का समीकरण ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी उर्वरक जमीन रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पीछे मुड़कर नहीं देखी है, लगातार यहाँ से जीतती आ रही है। बांकीपुर के समीकरण की बात करें तो यहाँ कायस्थों का और वैश्य समाज का एक बड़ा बोलबाला है। वो फैसला करते हैं कि यहाँ से कौन विधायक बनेगा, और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। लेकिन यहाँ कई ट्विस्ट है जिसकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा इस बात की करते हैं कि नितिन नवीन, जिन्होंने ये सीट खाली की है, राज्यसभा गए खाली करके, वो क्या चाहते हैं। नितिन नवीन निश्चित रूप से यहाँ चाहेंगे कि वो अपने हिसाब से पूरी गोटियां सेट करें। किसे उतारेंगे, क्या करेंगे, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल का फैसला क्या होगा, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल तो राष्ट्रीय जनता दल है और पिछले चुनाव में भी रेखा कुमारी को उतारा गया था, वैसे समाज से आती हैं। हालांकि जो टसन चाहिए था वो टक्कर तो नहीं दे पाई, लेकिन अच्छा खासा वोट लेके आई थी, जिसमें एमओआई समीकरण का भी वोट था, उनके अपने वैश्य समाज का भी उनको एक सिंपैथी वोट मिला होगा, जातीय समीकरण के आधार पर मिला होगा, और बाकी के वोट जो हैं अलग अलग समीकरणों से आए होंगे, जिसमें मल्लाह भी उनके साथ थे। लेकिन इन सब के बावजूद जनसुराज भी यहाँ मैदान में था। जनसुराज ने भी बहुत अच्छा नहीं किया, वंदना कुमारी को मैदान में उतारा था। लेकिन इस बार जो है प्रशांत किशोर ने ये कहा है, हालांकि नमन जी से बातचीत हो रही थी तो नमन जी ने भी इस बात पर शंका जाहिर की कि मुझे भी नहीं लगता है कि आप यहाँ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने खूंटा ठोक करके ये बात कहा कि वो बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे और ये उनके राजनीति में, बिहार की राजनीति में, चुनावी राजनीति में उनकी एक अलग शुरुआत होगी। नमन जी ने ये बात भी कही जो मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। उन्होंने पूछा भी कि क्या ऐसा तो नहीं कि मैं बार बार जो कह रहा हूं कि जिस लड़ाई में राजा के जान को खतरा नहीं हो वो लड़ाई ही नहीं मानी जाती, तो क्या उस फॉर्मूले के हिसाब से आप खुद जनसुराज को अब एक नई पहचान देने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि इन सब बातों को आप भूल जाइए ना, बांकीपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हरा करके वो यहां से जनसुराज की स्थापना करेंगे और बिहार के लोगों को यह बताने की कोशिश करेंगे एक सीट से कुछ होता नहीं है। न तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इससे कोई असर पड़ना है, न सरकार पर कोई असर पड़ना है, न विपक्ष को बहुत ज्यादा कुछ मिल जाना है, क्योंकि विपक्ष तो पहले ही कमजोर हो गई है। तो ऐसी स्थिति में एक सीट जिताने का बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता जो है वो विचार जरूर करेगी, और इसमें कई समीकरण बैठते हुए नजर आ रहे हैं। विकल्प यादवों के पास नहीं है, क्योंकि यहां से यादव नहीं, यहां से वैश्य को उतार करके तेजस्वी यादव ने अपनी मंशा साफ कर दी है। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के पास विकल्प नहीं है, तो उस विकल्प को कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तरफ ठेला जाएगा। कायस्थ अगर चुनाव मैदान में नहीं उतरते, उसकी भी चर्चा हम करते हैं, तो यह समीकरण गड़बड़ा सकता है। और यहां सवर्ण जो मतदाता हैं, जिसमें आपको पता होगा कि ब्राह्मणों की भी संख्या है, राजपूतों की संख्या है, भूमिहार यहाँ है, कायस्थ की तो हमने बता ही दी कि नंबर 1 पे है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आ सकता है कि यहाँ का समीकरण बदल सकता है। लेकिन इस बदले हुए समीकरण में जिस तरह से हमने बताया कि नितिन नवीन हो, अमित शाह हो,
सम्राट चौधरी, इन सब की प्रतिष्ठा जो है दांव पर लगी हुई है। अब ऐसे में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा, या फिर इंडिया गठबंधन का फैसला क्या होगा? कुछ सवालों के जवाब आपके जेहन में भी आ रहे होंगे। क्या कायस्थ जो नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी को और झेल पाएगी भारतीय जनता पार्टी? जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें कहा यह जा रहा है कि यहां भी इस बार एक नया प्रयोग, जैसा कि कुम्हरार में किया गया था, जैसा कि आप पटना साहिब में देख चुके हैं, जो प्रयोग किया गया था उसी तरह का प्रयोग यहां भी करने की तैयारी चल रही है। और यहां भी कायस्थ को न उतार करके, चूंकि ठप्पा लग गया है, कायस्थ को न उतार करके किसी और को उतारा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि ये रिस्क भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही घातक होगा। जबकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उस टीम की तरह बनी हुई है जो टीम सब मैच जीत रही है तो अपने नए नए प्लेयर्स को मौका दे दे करके उसको भी जांच परख रही है। यानी कि जातीय समीकरण में वो कहां अपने आप को फिट मानती है, हिंदुत्व का वोट उसको मिलता है, लेकिन इसके अलावा अलग अलग जातीय समीकरण जो है, खास करके बिहार में अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, सवर्ण, इन सबको अलग अलग खाने में अगर रखते हैं आप, तो देखिएगा कि सम्राट चौधरी लगातार सम्मेलन कर रहे हैं और 2 दिन पहले ही उन्होंने अति पिछड़ा सम्मेलन करके उनको कॉन्फिडेंस दिया है कि वो उनके साथ खड़े हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ये रिस्क ले सकती है? इसके असर क्या होंगे ये हम आपको बताते हैं। लेकिन नीतीश के बिना सम्राट चौधरी इस लिटमस टेस्ट में पास होंगे या फेल? जो कांटों का ताज उन्होंने पहना है उसको कैसे वो झेल पाएंगे? क्योंकि ये चुनाव जो है वो पहला चुनाव उनके मुख्यमंत्री के काल का होगा और ये चुनाव जीतना उनके लिए इतनी जरूरी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से उनके पीठ पीछे उनको लेकर के परसेप्शन बनता जा रहा है, उनके खास निजी लोग भी, उनकी पार्टी के लोग भी उनसे उतना संतुष्ट नहीं है और उनको ये पच नहीं रहा है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? फिर तो सम्राट चौधरी का जीना मुश्किल कर देंगे। कई गलतियां, कई खामियां निकाली जाएंगी जब हर उनके फैसले पर निकाली जाती है। कुम्हरार वाला मामला आपको पता है। कुम्हरार वाले मामले में जैसा कि आपने देखा भी होगा कि किस तरह से जितने भी कायस्थ समाज के बड़े नेता हैं उनको खदेड़ दिया गया था। तो उसमें एक और बड़ी बात सामने आ गई कि जिन लोगों को कुम्हरार से खदेड़ा गया था वो सारे लोग फिर दोबारा वापसी नहीं किए, लेकिन एक शख्स वापसी किया था और उस शख्स ने कायस्थ समाज को समझाने में सफलता भी हासिल की। लेकिन उसके अलावे बाकी के लोग जो नाराज कायस्थ वहां थे, उनको यहां पर फिर से एक बार प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहां पर अड़ंगा लगता है कि क्या नितिन नवीन इस सीट से अपना वर्चस्व, जो पकड़ है, वो छोड़ सकते हैं? इसके लिए अगर रविशंकर का प्रसाद के बेटा आ जाए तो क्या होगा? अरुण सिन्हा के बेटा आए तो क्या होगा? आरके सिन्हा के बेटा आए तो क्या होगा? ये सभी समीकरण कहीं ना कहीं बैठाए जा रहे हैं, जिसमें ऋतुराज सिन्हा से लेकर के बाकी के लोगों को कहा यह जा रहा है कि यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक नाम जो इन सब के कायस्थों से भरोसा उठ जाने के बाद जिसने खूंटा ठोका था, वो रणवीर नंदन थे। रणवीर नंदन ने कायस्थों के से वो सीट जो कुम्हरार की थी छीनने के बाद जब कायस्थ नेताओं को वहां से भगाया जाने लगा, खदेड़ा जाने लगा, तो रणवीर नंदन ने वहां खूंटा ठोका और सीतेश रमन जैसे जितने भी गुट के लोग थे, जो नाराज लोग थे, उन लोगों को समझाने में सफलता हासिल की। यहां तक कि इसके लिए उन्हें दंश भी झेलना पड़ा। उनके घर तक लोग पहुंचने की बात कर गए और उनको भी कई तरह से हुड आउट किए, लेकिन वो लगातार उस क्षेत्र में अपने प्रचार प्रसार और लोगों को समझाने में कामयाब होते रहे। उन्होंने कहा भी था कि एक सीट तक मत सोचिए आप, इससे बहुत बड़ा कायस्थ समाज को मिलने वाला है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह देंगे। यानी सीधे तौर पे उनका जो कहना था वो आज देखने को मिल रहा है कि नितिन नवीन कायस्थ समाज से ही आने वाले आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। फैसले लेता है कायस्थ समाज। तो ऐसी स्थिति में ये तो हो ही रहा है, लेकिन बीजेपी किसी और जाति का उम्मीदवार उतारती है तो आक्रोश बढ़ेगा। ऐसी स्थिति में इस बार रणवीर नंदन भी समझाने में उस तरह से कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहां से एक प्रयोग करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर नितिन नवीन ये चाहेंगे कि इस पर उनकी पकड़ बनी रहे और किसी अन्य जाति के
उम्मीदवार को उतार दिया जाए और जनता को समझाने में सफलता हासिल कर सकते हैं, ऐसी सोच अगर होती है तो ये उनके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कुशवाहा के बेटा को भी कहा जा रहा है कि मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि उनको एमएलसी नहीं बनाया गया था। इन सभी बातों को लेकर के जो परिस्थितियां बनी है उसमें जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से रणवीर नंदन ने संगठनिक रूप से हो, अन्य तरीके से हो, या लोगों को अपने साथ जोड़ के रखने की उनकी क्षमता हो, कई बार टेस्ट ट्रायल किए जा चुके हैं, कई पदों पर रह चुके हैं। वर्तमान में भी जिस तरह से उनको धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, उसके बाद जिस तरह से वो कार्यक्रम कर रहे हैं, जमीन से लोगों को जोड़ करके रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी के हिसाब से काम कर रहे हैं, सनातन को लेकर के वो एक अलग तरह का अलख जगा रहे हैं। ये सभी चीजें लोगों को बड़ा पसंद आ रही है। 4 दिन पहले ही नीट परीक्षा में जिस तरह से उन्होंने बिहार भर से और देश भर से आए हुए युवाओं को गर्मी में पानी और गुड़ चना के साथ साथ अन्य चीजें बंटवाई, उनके आह्वान पर बांटा गया, स्वतः स्फूर्त रहा ये सब कुछ। इसको देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनमें क्षमता है और कायस्थों के एक बड़े नेता के रूप में वो जाने भी जाते हैं। अगर बांकीपुर की बात करें तो बांकीपुर के क्षेत्र में उनकी एक अलग पहचान भी है और यहाँ वो एक एक व्यक्ति से, एक एक कार्यकर्ता से, चाहे वो किसी लेवल का कार्यकर्ता हो, उसे बाय नेम जानते हैं। ये कहीं ना कहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि अमृत के समान काम कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या नितिन नवीन और बाकी के लोग इस फैसले के साथ सहमत होंगे? संभावनाएं हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर से टाल ठोकते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके विकल्प के रूप में उनसे कड़ी टक्कर देने के लिए उतार सकती है रणवीर नंदन को, क्योंकि रणवीर नंदन प्रशांत किशोर के भी बहुत सारे लू फॉल्स को जानते हैं। जनता दल यूनाइटेड में रहते हुए उन्होंने प्रशांत किशोर के साथ काम किया है, तो उन्हें पता है कि किस तरह से प्रशांत किशोर काम करते हैं। बात यही नहीं है, अगर रणवीर नंदन का नाम सामने आता है तो जिस तरह से सम्राट चौधरी को फुल सपोर्ट था नीतीश कुमार का, उसी तरह से रणवीर नंदन के साथ भी फुल सपोर्ट होगा, क्योंकि नई पीढ़ी जो नीतीश कुमार की है, जिसमें निशांत को उन्होंने आगे किया है। 2 दिन पहले ही रणवीर नंदन के यहाँ एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में निशांत का जाना, वहां आधे घंटे तक बैठना, ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते बहुत मधुर है। और अगर नाम आता है रणवीर नंदन का, जिसकी संभावनाएं बहुत प्रबल नजर आती हैं, तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आता है कि नीतीश कुमार का सबसे पहला मुहर लगेगा और ऐसी स्थिति में सिर्फ भाजपा ही नहीं, जदयू के नेता भी उनका सपोर्ट करने के लिए, बाकी के एनडीए के नेता तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, क्योंकि रणवीर नंदन ने किसी से अपना रिश्ता खराब नहीं किया है। बाकी आप समझ ही रहे हैं कि संगठनिक तौर पे अच्छे खासे संगठनिक नेता के रूप में उन्हें जाना जाता है, तो निश्चित रूप से वो मजबूत भी करेंगे और एक कड़ा टक्कर भी दे सकते हैं। लेकिन यहां से एक कहानी और मूर्ति है, वो कहानी है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद पर बहुत कुछ असर करता है, निर्भर करता है कि उनके फैसले क्या होंगे। अगर प्रशांत किशोर खड़ा होते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि लालू प्रसाद एक डम्मी उम्मीदवार को खड़ा कर दें, दे दें, या फिर मुख्य रूप से समर्थन कर दें, तो ये लड़ाई और कड़ी हो जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो है वो पेच फंसा हुआ है। प्रशांत किशोर ने जिस तरह से चुनाव लड़ने के लिए खूंटा ठोक दिया है, वहां से भारतीय जनता पार्टी के पैर फूलने शुरू हो चुके हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर के नींद जो है, एक तरफ जहां सम्राट चौधरी की, वहीं नितिन नवीन की, और उससे भी ज्यादा अमित शाह की उड़ी हुई है, क्योंकि अगर ये बांकीपुर के एकमात्र सीट के रूप में न देख करके इसे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव और सम्राट चौधरी के कद से जोड़कर देखा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहां से एक अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरना है, कांटों का ताज है। और अगर बांकीपुर की सीट पर थोड़ा सा भी 19-20 हो गया तो ये देश भर में एक मैसेज देगा और वो मैसेज विपक्ष को एकजुट कर सकता है।
देखना दिलचस्प ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी सोचती क्या है। क्या एक मजबूत उम्मीदवार जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है, जो उसी समाज से आता है, जिस समाज के लोगों की नाराजगी दूर करनी है कायस्थ समाज की, उसे सवर्णों का भी वोट प्राप्त है, उसे हर समाज का वोट प्राप्त है, युवाओं का वोट प्राप्त है, तो वहीं 5,000 से के आसपास मठ मंदिर है, उसका भी उसको समर्थन प्राप्त है। रणधीर नंदन होते हैं या कोई और होता है। अगर कोई और होता है तो एक बात मान के चलिए कि ये लड़ाई प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं अपनी तरफ पलड़ा झुकाने में कामयाब भी हो सकते हैं। त्रिकोणीय लड़ाई हुई तो इसमें कुछ भी संभव है। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है। आप इस पूरे विश्लेषण के बाद क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि बांकीपुर में किस तरह का समीकरण बन रहा है? और यदि यदि आप बांकीपुर से आते हैं तो आपकी नज़र में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपकी नज़र में कौन सबसे उपयुक्त मजबूत उम्मीदवार होगा जो आम जनता के काम को करेगा, जिस तरह से नितिन नवीन लगातार लोगों से जुड़े रहते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।